Good morning, everyone. I welcome you all into this session. We'll be having a quick and short session on software development lifecycle, where Abdullah, who is with us and is a cloud engineer with us, he will throw some light into this session. Request you all to pay attention, and I'm sure this will help you all in shaping your career and also helping us to fit you the best in the company. Abdullah, over to you now. Okay, so today's topic is software development lifecycle. So, what is SDLC? Software Development Lifecycle. हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है बनने का और तरीका बनने का। ठीक है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, ये एक वाटर बॉटल हो गई या कोई बैग हो गया, तो उसका एक फेज होता है कि वो उसके रॉ रिसोर्सेज होते हैं, वो एंड अप होता है हमारे हाथ में या यूजर्स के हाथ में, कि लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है एंड देन एंड अप डिप्लॉयमेंट कैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उससे कितने फेजेस होते हैं। टोटल 7 होते हैं, बट उसको अगर हम लोग डेप्थ में अगर एनालिसिस करें तो 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं 6, तो 6 फेजेस ये होते हैं कि फर्स्ट होता है एनालिसिस फेज, देन डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, एनालिसिस फेज में ये होता है कि हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करके उसको सिर्फ जो प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेट जो होते हैं, हमारे केसेस होते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन करके ये बताते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो स्कूल्स के अंदर कूलर्स होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग को पानी पीना है तो हम लोग बार बार उठ के कूलर्स की तरफ नहीं जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम लोग को एक बॉटल ले लें। तो ये बॉटल बनी कैसे, बॉटल आई कहाँ से, बॉटल का प्रॉब्लम केस क्या था, इश्यू क्या था। तो फर्स्ट हम लोग ने ये देखे क्या उसका इश्यू क्या था, प्रॉब्लम क्या चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बार बार उठ के जाना पड़ रहा था पानी लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक बॉटल का इन्वेंशन जैसा कुछ सोचा, और मैंने ये चीज जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर को मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं ये चीज से बार बार गुजरता हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो इस फेज में ये होता है कि हमारे डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोडक्ट ओनर्स सब बैठकर सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस फेज में यही होता है कि हम लोग सिर्फ बैठ के एनालिसिस करते हैं। डेटा साइंटिस्ट का काम यही होता है कि वो सारे वर्ल्ड का या जितना भी उसके पास डेटा है उस सोर्स को जाके देखता है, और वो ये चेक करता है कि इस डेटा को विजुअलाइज कैसे किया जाए। अगर हम लोग जो एक्सेल डेटा होता है, अगर भर के बहुत सारा टेबल किसी को दिखा दिया जाए कि ये देखो ये इतने सारे लोग हैं, सारे लोगों का नाम है, तो ये विजुअली प्लीजिंग होता है क्या, हम लोग पढ़ सकते हैं क्या डायरेक्ट देख के। तो 2 या 3 मिनट के बाद हम लोग बोर हो जाते हैं कि यार इतने सारे टेबल से कौन पढ़ेगा। बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि डेटा साइंटिस्ट करता ही ये है कि अपना डेटा को विजुअलाइज करता है। वो देखता है ग्राफ फॉर्मेट्स में और बार चार्ट फॉर्मेट्स में हम लोग को शो करता है, ताकि हम लोग देख पाए कि एग्जैक्टली चल रहा क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस फेज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया हम लोग ने कि इश्यू क्या था। देन आता है हमारा डिजाइनिंग फेज। अगर हम लोग बॉटल बना रहे हैं तो अगर कांच का बनाना बेटर होगा या मेटल का बनाना बेटर होगा, ऑब्वियसली मेटल का बेटर होगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही सब चीजें हम लोग डिजाइन फेज में करते हैं। बॉटल का शेप कैसा होना चाहिए, बॉटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉटल कौन से कलर का होना चाहिए, ये भी हम लोग डिजाइन फेज में करते हैं। सेम चीज जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हम लोग हमारे सिस्टम आर्किटेक्ट्स और यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स, ये तीनों बैठकर पूरा का पूरा कलर थीम्स और जितने भी डिजाइन होते हैं सब बैठ के डिस्कस करते हैं और एक प्रॉपर प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्लूप्रिंट बना कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्ट जो होते हैं वो क्लाउड बेसिस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पे देखते हैं कि जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड या क्लाउड सर्वर्स होते हैं, उनको आर्किटेक्ट कैसे करना है, कितने सर्वर्स लगेंगे, कितने हमारे पास लोड बैलेंसेस लगेंगे, कितने ईएलबीज लगेंगे, तो वो सब डिजाइनिंग जो होता है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट्स बनते हैं वैसे ही सेम एग्जैक्ट सर्वर के भी सिस्टम आर्किटेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज के बाद आता है हमारा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में हमारे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स जो होते हैं, जो HTML CSS या कोई भी बैक एंड लैंग्वेज के थ्रू वो लोग डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग के अंदर हम लोग सिर्फ ये टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली हो रहा क्या है, वर्क कर रहा है कि नहीं, जो हम लोग ने बनाया है उसकी। अगर बॉटल का एग्जांपल लिया जाए तो वो चेक करते हैं कि उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी है भी या नहीं, स्टील कौन सा वाला स्टील यूज किया हमने,
स्टेनलेस स्टील की वजह से अगर वो डेंट आ जाता है या कोई इशू दूसरा इशू आ जाता है तो हम लोग दूसरा मटेरियल देखते हैं। ठीक है, देन आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारा बॉटल को प्रॉपरली यूजर्स के सामने शोकेस करें, ताकि वो लोग देखें और यूज करें कि ये प्रॉपर से डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, मेंटेनेंस फेज में होता है कि हम लोग हमारा बॉटल जो था, ठीक है, मैं अभी बॉटल के एग्जांपल पे हूँ, बॉटल जो हमारा बॉटल है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, रिव्यूज कैसे उसके, या किसी ने ये बोल दिया कि नहीं मेरा मॉडल अच्छा नहीं था, टूट गया, तो उसको हम लोग और बेटर बनाते हैं नेक्स्ट फेज में। ठीक है, तो मैं बस यही चीजें एक्सप्लेन करूंगा डीप बाय डीप, एक वन बाय वन, एक एक स्टेप को, बट एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एसडीएलसी? A process for developing software, a programming language, a hardware installation process, a network configuration guide. इतना सुनने के बाद क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कौन सा? A, right? ठीक है। Second question पूछ रहा है, which of the following is not a characteristic of SDLC? Structure approach, iterative process, ensures high delivery of high quality software, eliminates all project risk. क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इजी है। हम लोग एसडीएलसी में क्या कर रहे हैं? हम लोग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ले रहे हैं, राइट? ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस है, हाँ ठीक है। और एलिमिनेट्स ऑल प्रोजेक्ट्स, ये भी होता है, बट कौन सा चीज है जो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं हुआ? ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है कि वो हाई क्वालिटी बनाए। हम लोग सिर्फ ये चीजें देखते हैं कि वो स्ट्रक्चरल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इटरेटिव हो रहा है। इटरेटिव मतलब रेपिटेटिव, ओके। एंड एलिमिनेट्स ऑल प्रोजेक्ट रिस्क, रिस्क हट जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग क्या बनाना है और हम लोग को ये पता है कि वो कहाँ जाने वाला है। ठीक है, डिलीवरी, हाई क्वालिटी की जो डिलीवरी होती है ना, ये काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का। वो क्वालिटी एश्योर करता है, बनने के बाद वो देखता है कि ये प्रॉपर क्वालिटी से बना है या नहीं बना। ठीक है, अभी हमारा आया रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज। मैं डेप्थ में जाऊंगा थोड़ा इसमें, एग्जैक्टली होता क्या। ठीक है, अब कस्टमर्स, हाँ, जैसा कोई कंपनी है, ठीक है, वो बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये बिजनेस या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अभी किसी ने बोल दिया कि हम लोग को एक अटेंडेंस का एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हमारे सारे कस्टमर्स के सारे एम्प्लॉइज के हम लोग का अटेंडेंस चाहिए। तो इस चीज का रिक्वायरमेंट जो कस्टमर्स होते हैं वो देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को या प्रोजेक्ट ओनर्स को। वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपका बजट कितना है, आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो, कितने एम्प्लॉइज है और कितने डेप्थ तक आपको अटेंडेंस चाहिए, क्या उसका टाइम ही चाहिए, क्या उसका क्या बोलते हैं, मतलब हर बार उसका लोकेशन चेक होना चाहिए कि कब कब वो उसका अटेंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज में आती है। तो हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि सामने वाले को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और वो भी एकदम प्लेन बेसिक वर्ड्स में चाहिए रहता है, बस पॉइंट्स लिखे होते हैं कि ये सब होना चाहिए। एप्लीकेशन का कोई डिजाइन वगैरह कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। ठीक है, तो वापस एक क्वेश्चन आंसर पाएंगे। व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस? कोडिंग, प्रोटोटाइपिंग, डिप्लॉयमेंट और डिबगिंग। मैं सबका मीनिंग समझा। तो कोडिंग मतलब हम लोग ये जो कोड करते हैं, कोई भी कोड को डेवलप करना कोडिंग होता है। ठीक है, डिबगिंग मतलब ये होता है कि किसी का कोई कोड के अंदर कोई इश्यूज आ जाए तो उसको डिबगिंग बोलेंगे, मतलब बग्स को ठीक करने को डिबगिंग बोलेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट वो होता है जो कोड बनने के बाद करते हैं, हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं, यूजर्स तक पहुंचता है। प्रोटोटाइपिंग ये होता है हम लोग सिर्फ टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ, हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये होगा ऐसे। तो क्या लगता है इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या यूज होता होगा? ठीक है, प्रोटोटाइपिंग से बोला। Which of the following techniques is often used during requirement analysis to gather information? System coding, benchmarking, brainstorming sessions or code review. I hope इसका मतलब आपको समझता होगा। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, राइट? क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ बैठ के रिक्वायरमेंट्स हम लोग निकालते हैं तो वो लोग उसके टेस्ट केसेस भी निकालते हैं कि क्या हो सकता है कि अगर किसी ने लोकेशन, कोई वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका लोकेशन कैसे निकालोगे। तो ये सब चीजें बैठकर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वो लोग प्रॉपर्ली निकाल कर रख देते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्लानिंग फेज। ठीक है, हम लोग ने छोटे छोटे बिट्स के अंदर हमारा कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को निकाल दिया। ठीक है, हम लोग ने समझो अटेंडेंस का ही एप्लीकेशन ले लेते हैं, हम लोग निकाले हैं कि हम लोग ने ये बताया है कि जो एम्प्लॉय होगा
उसको उसका लोकेशन, उसका टाइमिंग और उसका इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो ये 3 चीज उसकी शो होना चाहिए। एक ये फीचर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब वो कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये हम लोग प्लानिंग फेज में देते हैं। हम लोग एक डिटेल टाइमलाइन निकालते हैं कि इसका डिजाइन जो है ग्राफिक डिजाइनर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स कब और कितने दिन में बना के देंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि वो 15 डेज में बना रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग टीम को बोल देंगे हम लोग कि आप लोग आपके वीडियोस वगैरह जितने भी मार्केटिंग चीजें होते हैं वो बना के 15 डेज में रख दो। वो 15 डेज हो गए। 15 डेज हम लोग 15 से 30 डेज हम लोग ने ये ले लिया कि अभी वो लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलपर्स जो कोडर्स होते हैं हमारे, वो लोग डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट के बाद जितने भी फेजेस आते हैं, जैसे कि टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में कितने दिन जाएंगे, तो ये एक प्रॉपर टाइमलाइन निकाली जाती है ताकि हम लोग कस्टमर को बता पाए कि 3 महीने में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, 3 महीने में हम लोग आपको डिप्लॉयमेंट के साथ दे देंगे, ठीक है। और इसकी वजह से ये भी होता है कि जब हम लोग टाइमलाइन रीच नहीं कर पाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही इश्यूज होते हैं कि कस्टमर बोलता है कि ठीक है नहीं, आप मैं पैसा कम दूंगा या कोई और दूसरा इशू ये हो जाता है कि पैसा कम दूंगा, वो लोग ये बोलते हैं। एंड देन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कस्टमर जो है ना, ये सब बनने के बाद कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं जिसकी वजह से टाइम एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अगर 90 डेज का प्लान है और उसने बोल दिया कि मेरे को एक और फीचर चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये बोलना पड़ेगा कि 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज को प्लान करके रखना बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। देन आता है हमारा सिस्टम डिजाइन फेज। सिस्टम डिजाइन फेज में हम लोग वायर फ्रेमिंग करते हैं। वायर फ्रेमिंग ये होता है बेसिकली कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में हम लोग सिर्फ ये बना के रखते हैं कि हेडर्स, फुटर्स, और कोई डिजाइन के इसमें है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं क्या, ठीक है। तो डिजाइनिंग में बेसिकली ये होता है कि हम लोग सिर्फ बता के रखते हैं कि हेडर्स का हो गए, फुटर्स का हो गए, बॉडी कहाँ होगा, कौन सा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, ठीक है, कौन सा मतलब उसका यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड से करते हैं ये। हम लोग क्लाउड के साइड से भी करते हैं एंड देन हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के साइड से भी करते हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर भी बहुत अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में ये होता है कि हम लोग ने जितना कुछ लिखे, जितना कुछ एनालिसिस किए, जितना डिजाइनिंग किए, वो सबको बैठ के हम लोग डेवलप करते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं अलग अलग, जैसे फ्रंट एंड का अलग डेवलपमेंट होता है, बैक एंड का अलग होता है, डेटाबेस का अलग होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो हमारे डिजाइनिंग फेज पे काम करते हैं, डिजाइनिंग पार्ट पे काम करते हैं। मेनली जो अभी पॉपुलर है वो है हमारा रिएक्ट और एंगुलर जेस। ये जो है फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स है, बट उसको और अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो वो उसके अंदर भी डेप्थ में जाए तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सिर्फ बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये 3 लग जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड के बाद आता है हमारा बैकएंड। बैकएंड में ये यूज होता है कि जो डेटा फ्रंट एंड से आएगा वो डेटाबेस में जाके सेव किस फॉर्मेट में होगा, ये सिर्फ बैकएंड चेक करता है, मतलब प्रोसेस करता है। बैकएंड में हमारे बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, बट मेनली प्रेफर्ड ये होता है कि हम लोग नोड जेएस या तो पाइथन, जैंगो और स्प्रिंग बूट यूज किया जाए, क्योंकि ये 3 एप्लीकेशन ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब बैकएंड हो गया। बैकएंड के बाद आता है हमारा डेवलपमेंट डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम लोग MySQL यूज करते हैं, PostgreSQL यूज करते हैं या तो MongoDB यूज करते हैं। ये 3 डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो फ्लो यही होता है कि सामने से डेटा आएगा, बैकएंड के अंदर जाएगा, बैकएंड से डेटाबेस के अंदर जाएगा, डेटाबेस से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में यही होता है कि जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, बन जाता है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। देन इसके बाद आता है टेस्टिंग फेज, कि टेस्ट करना कि वो जो एम्प्लॉय है अगर वो अटेंडेंस अपनी मार्क करता है, ठीक है, तो उसका अटेंडेंस का टाइमिंग तो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये चेक करता है। फिर उसके बाद ये चेक करता है कि क्या उसका लोकेशन बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो सारी की सारी टेस्ट की जाती है ताकि जब यूजर्स के पास जाए एप्लीकेशन तो कोई इश्यू ना हो, ठीक है। टेस्टिंग के बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फेज, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि हर चीज हो चुकी है, टेस्टिंग भी बराबर से हो चुकी है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फेज। हमने एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में बना दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो यूजर्स तक पहुंचे, यूजर्स यूज करें प्ले स्टोर के थ्रू या कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, कोई या खुद की वेबसाइट के थ्रू, कैसे भी करके उसको यूज करें, ठीक है, ताकि हमारा एप्लीकेशन हर जगह एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो जाए।
what is essential to ensure during the deployment phase? Skipping user training, conducting thorough deployment rehearsals and having a rollback plan, deploying without any plan, or ignoring feedback. क्या लगता है इसका आंसर? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ऑप्शन, ठीक है. स्किपिंग यूजर ट्रेनिंग में यही होता है कि हम लोग टेस्टिंग टीम को बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको टेस्ट कैसा करना है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे और अलग अलग यूजर्स भी बैठे आते हैं, ठीक है. इग्नोरिंग फीडबैक ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं. डिप्लॉइंग विदाउट एनी प्लान ये भी नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, ठीक है. व्हाट डज द डिप्लॉयमेंट फेज इन्वॉल्व? फर्स्ट, कोडिंग द सॉफ्टवेयर, रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू प्रोडक्शन, गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ठीक है. तो एसडीएलसी में टोटल यही होता है. हम लोग यही देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली कैसे एनालिसिस के थ्रू होते हुए उसके अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एंड देन डिप्लॉयमेंट करते हैं. इसके अंदर हमारा पूरा लाइफ साइकिल पता चल जाता है कि एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट क्या करता है, एक डेवलपर क्या करता है, एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, एक बैक एंड डेवलपर क्या करता है, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ठीक है. ये सारे मिलकर इस पूरे लाइफ साइकिल को चला, ठीक है. कोई क्वेश्चन है किसी का?